हेलो फ्रेंड्स, हम सब आज जो है फिजिक्स में गोली पृष्ठ से संबंधित यानी स्फेरिकल सरफेस से रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो इस टॉपिक पे हम क्या आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं उसको ध्यान से समझिए, है ना। ये देखिए स्क्रीन पे हमने बना रखा है, ये जो एक गोली पृष्ठ है यानी गोली पृष्ठ का एक भाग है। दिस इज़ व्हाट अ पोर्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो उस पोर्शन के इस भाग को कहते हैं उत्तल पृष्ठ। ठीक है, क्या बोलते हैं? उत्तल पृष्ठ यानी कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब इसमें आपको बता दूं कि इसमें जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड, इधर का जो मीडियम होता है वो एयर होता है, राइट है। और ज़रूरी नहीं वाटर भी कह सकते हो, लेकिन इधर का जो मीडियम होता है वो डेंस होता है, यानी शुद्ध हिंदी में कह सकते हो क्या, सघन होता है। हमें क्या करना है, आज आप लोगों को टॉपिक आपको बताते हैं रिफ्रैक्शन फार्मूला थ्रू अ कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कॉन्वेक्स कॉन्केव दोनों से एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने से पहले दो तीन बातें हमें बनना चाहिए। पहली चीज़ क्या, सुनना ध्यान से। पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज शुड बी स्मॉल साइज। अब कितना स्मॉल? पॉइंट साइज अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, इनका कहना है। मतलब जो वस्तु है, प्रतिबिंब है, वो बिंदु वस्तु होना चाहिए, एक एजम्पशन है। दूसरा एजम्पशन है कि जब ऑब्जेक्ट छोटा है, साइज छोटी है, तो एंगल शुड आल्सो बी स्मॉल, तो उससे बनने वाला कोण भी छोटा होगा। अब कोण छोटा होगा तो उसका मतलब ये रूल है, जैसे मैंने कहा साइन आई है तो इसको साइन आई नहीं लिखेंगे, ये रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, आई। सिमिलरली साइन आर है तो साइन आर नहीं कहेंगे, दिस विल बी इक्वल टू आर। अब कहो सर इक्वल का साइन नहीं, क्योंकि इक्वल नहीं है, अप्रोक्स है, लगभग बराबर है आई के और लगभग बराबर है आर के, इसलिए हम इस तरह से एजम्पशन मानेंगे। क्लियर? अच्छा, तो इस रूल को ध्यान रखेंगे, ये दूसरा एजम्पशन है। तीसरा हमें यहाँ साइन कन्वेंशन लगाना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन क्या है? साइन कन्वेंशन ये है कि हमें हमेशा रे के डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करना है। अगर उसके अपोजिट में जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा और उस डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? तो इन बातों को ध्यान में रख करके हम आपको रिफ्रैक्शन फार्मूला समझाते हैं। तो लेट्स रेडी, आप अपना कॉपी पेन उठाइए और लिखने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले मैं यहाँ पर सिद्ध करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम बनाते हैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? कोई बात नहीं। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो 100% आप जानते हो कि यहाँ से रे, बहुत सारी रे जाएंगी अकॉर्डिंग टू गैलीलियो गैलीली, है ना। गैलीलियो गैलीली के हिसाब से और न्यूटन के हिसाब से, हालांकि और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं में, लेकिन यहाँ पर हम कई साइंटिस्टों का नाम, जैसे हाइगन है, इन्होंने भी थ्योरी दिया है कि किसी पॉइंट सोर्स से इनफाइनाइट रेज निकलती हैं। लेकिन रे डायग्राम बनाने के लिए आपको कोई इमेज बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है, तो उसके लिए मात्र 2 रे काफ़ी है। ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ पर से 2 रे से काम चला दें। चलिए, तो ये देखिए हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, आई थिंक आप समझ रहे हो। तो ये हमने ड्रॉ किया तो ये इंसिडेंट रे हो गया, आपतित किरण। क्लियर? और ये जो है सेंटर है, मैंने बोला अगर ये पूरा बनाते हैं तो सेंटर हो गया। अब सेंटर से इस अपर्चर पर कहीं भी लाइन ज्वाइन करो, दैट इज ऑलवेज नॉर्मल, वो हमेशा अभिलंब होती है। इसका मतलब अगर हम इसको यहाँ से ज्वाइन करते हैं तो ये आंसर में आपके हिसाब से, आपके मैथमेटिक्स के हिसाब से ये नॉर्मल हो गया, अभिलंब हो गया। तो अगर मैं इसका नाम दे दिया सी एन, तो सी एन क्या हो गया आपका, नॉर्मल अभिलंब, यानी यहाँ पे जो एंगल बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, हम लोगों ने याद करो परावर्तन के लॉ पढ़े थे, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आई थिंक आप सबको याद होगा क्या, कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है क्या, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हिंदी में कहा जाए तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अच्छा, गुड। दूसरा, लेकिन आपतन कोण परावर्तन कोण में दूसरा बताने से पहले आपको बता दूं, बीच में एक होता है नॉर्मल अभिलंब। अच्छा सर भूल गया। तो देखिए यहाँ पर ये अगर सरफेस है, यहाँ पर रे आ रही है, और तो यहाँ से हम जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह जाएगी। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, हिंदी में आपतन कोण। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण या अपवर्तित किरण के बीच के कोण को, अगर परावर्तित कहेंगे तो यहाँ परावर्तन कोण कहेंगे, और अगर अपवर्तित कहेंगे तो अपवर्तन कोण कहेंगे। तो सर यहाँ भी तो रूल लगना चाहिए, जो स्टोरी यहाँ बता रहे हैं वही स्टोरी यहाँ भी होना चाहिए।
बिल्कुल होना चाहिए। अगर इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं, सपोज क्या नाम दे दें, ए दे देते हैं, कोई दिक्कत? तो इसका मतलब है कि ये तो आपतित किरण है, ये देखिए ये नॉर्मल है, अभिलंब है, तो 100% उसके हिसाब से ये आपका क्या हो गया, आपतन कोण हो गया। क्लियर है, बिल्कुल आपतन कोण हो गया। तो फिर कहोगे सर रूल क्या इतने आगे नहीं जाती, ये रे तो परावर्तित हो गई, क्या ये अपवर्तित नहीं होगी? बिल्कुल होगी। जब लाइट रेज रेयर टू डेंसर जाती है, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाते हैं, इट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। क्लियर? तो इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि सर आप ये कहेंगे कि रे यहाँ ना जाएगी, नॉर्मल ये है ना, तो इसका मतलब इसकी ओर झुक जाएगी, बिल्कुल झुक जाएगी। इसका मतलब ये रे इस तरफ बेंड हो गई। तो चलिए मैं इस रे को इस तरफ क्या कर देता हूँ, बेंड कर देता हूँ। तो चलिए ये रे बेंड हो गया, देखो रे है इसलिए एरो का साइन लगा है, इसमें एरो का साइन लगा, इसमें एरो नहीं लगा है क्योंकि ये नॉर्मल है। क्लियर? अच्छा, ये जो है एक रे हो गई, अब दूसरी रे यहीं से गई पी से, अब बिना डेविएट सीधी चली गई। क्लियर? हमेशा बताएं जो लाइन पोल से जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, वो बिना डेविएट सीधे चली जाती है। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि ये रे यहाँ से गई, अब ये दोनों किरणें यहाँ पर मिलती हैं। तो हमने आपको पीछे पढ़ाया है कि यदि परावर्तित या अपवर्तित किरणें आपस में जहाँ मिलती हैं वहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है। इसका मतलब ये इमेज है, इमेज को क्या नाम दे दे, आई दे देते हैं। क्लियर है? तो अच्छा, तो ये तो आई हो गया, लेकिन यहाँ पर भी आधी बात हुई थी, क्या आपतन कोण बताया, अभी आपने अपवर्तन कोण नहीं पढ़ाया। यहाँ परावर्तन कोण है, यहाँ अपवर्तन कोण की बात कर रहा हूँ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ठीक है ना, ये अभिलंब है, ये परावर्तित या अपवर्तित किरण है, इसलिए इसको आर कहेंगे, यानी ये आपका अपवर्तन कोण हो गया। इतनी बात आप सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलिए इसके बाद हम आगे की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो भाई, हिंदी मीडियम वाले ये बच्चे, आप लोगों को कैसे लिखना है वो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले इसका कुछ नाम दे दो, जैसे इसका सरफेस का नाम है एस पी एस डैश, इसके पाठक, ये मजाक कर रहा हूँ, तो यह मजाक नहीं लगेगा। आप बोलोगे कि माना एस पी एस डैश उत्तल पृष्ठ का एक मुख्य परिच्छेद है जिसमें P, यह P उसका एक ध्रुव, C वक्रता केंद्र और PC मुख्य अक्ष है। आई थिंक आप हिंदी मीडियम वाले ये लिख लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले प्लीज लिसन। लेट एस पी एस डैश बी ए पोर्शन ऑफ कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस वेयर P is pole, C is center of curvature and PC is principal axis। इतना लिख लेंगे। लिखने के बाद आप कहेंगे कि माना बिंदु वस्तु O को दाएं में, दाहिना ये है, बाएं पक्ष में रखा या उत्तर पृष्ठ के सामने रखा, जिसके कारण ये किरणें इससे अपवर्तित होकर के इसका अंतिम प्रतिबिंब सघन माध्यम में बिंदु आई पर बना। ठीक है? तब OA आपतित किरण, AI आपका अपवर्तित किरण है, यानी OA इज इंसिडेंट रे, AI इज व्हाट, रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर? परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से OAN, एंगल OAN इज इक्वल टू I, आपको ये लिखना है। तथा एंड इंग्लिश मीडियम वाले CAI, एंगल CAI इज इक्वल टू R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, हिंदी में अपवर्तन कोण। आई थिंक लिख लिए, आपको ये लिखना ही पड़ेगा भाई। इतना लिखने के बाद इतना सबका हो गया। किसी को डाउट्स होगा आप बिल्कुल कमेंट कीजिए और पूछिए कि सर हमें समझ में नहीं आया। ठीक है? इसके बाद जो है इसको हम यहाँ इरेज कर देते हैं। अब आप यहाँ लगाइए स्नेल के नियम से, तो लिखिए स्नेल के नियम से, बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल का रूल जो है थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि जब मीडियम चेंज होती है तो उनका रूल है कि म्यू इज इक्वल टू, ये म्यू क्या है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक यानी हिंदी में कहते हैं अपवर्तनांक, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है इसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का रेशियो कहलाता है एक कांस्टेंट। उस कांस्टेंट का नाम म्यू लिखा है, कुछ बुकों में म्यू के प्लेस में यहाँ पर ईटा लिखा रहता है, बोथ आर सेम।
तो इसका फार्मूला होता है साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। इसके अलावा भी फार्मूला होता है। तो चलिए ये लिखिए स्नेल के नियम से म्यू बराबर साइन आई अपान साइन आर, इतना आपने लिख लिया। क्लियर है। अब उसके बाद रूल है, क्या रूल है कि चूंकि आई और आर बहुत अल्प है, सिंस आई एंड आर आर वेरी स्मॉल, आपतन कोण, और मैंने अभी शुरू में एजम्पशन में बताया था कि बहुत छोटे हैं, तो यहाँ लिखेंगे सिंस आई एंड आर आर वेरी स्मॉल, चूंकि आई और आर के मान बहुत अल्प हैं, अतः साइन आई लगभग बराबर आई तथा साइन आर लगभग बराबर आर। मीन्स साइन आई इज अप्रॉक्स आई एंड साइन आर इज अप्रॉक्स क्या, ये आर के इक्वल हो गया। तो जब आई हो गया आर हो गया तो यहाँ बदलना ना पड़ेगा। हाँ, तो म्यू के प्लेस में क्या लिखना पड़ेगा, आई अपान आर। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो म्यू इज इक्वल टू आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू आर ना हो जाएगा। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन क्या हो गया बोलो फर्स्ट। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर है। अब इस आई आर की वैल्यू चाहिए, कैसे निकालेंगे। अरे भाई सर, हम लोगों ने 9th में बहुत बढ़िया मैथमेटिक्स पढ़ा है, उसको लगाते हैं, है ना। चलिए, उसको लगाने के लिए थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पशन करते हैं, माना मानी। क्या करेंगे माना, हम लोग लिखेंगे, एक लाइन बोलते हैं, ध्यान से सुनिए फिर लिखिए। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, इंग्लिश में इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, लेट मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा एंड थीटा विथ प्रिंसिपल एक्सिस। शुद्ध हिंदी में, हिंदी मीडियम वाले लिखिए, माना आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब मुख्य अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा बीटा और थीटा कोण बनाते हैं। गामा भी लिख सकते हैं, मैं गामा अच्छा से नहीं बनता इसलिए थीटा बना दिए। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पर इसको लिखने के बाद हम इस आई और आर का मान निकालें, आप लोग भी निकालेंगे। तो चलिए, निकालने के लिए हम लोग एक मैथमेटिक्स पढ़े थे, किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो त्रिभुज के शेष दो अंतःकोणों के विपरीत दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो जो एक्सटीरियर एंगल है किसी ट्रायंगल का, वो अपोजिट टू एंगल के सम के इक्वल होता है। तो इसका मतलब आप देखिए, ट्रायंगल देखिए सर, अलग से बनाइए। चलिए अलग से बनाते हैं, अलग से बनाते हैं कहते हैं। तो ये देखिए, नाम क्या है एन, नाम क्या है ए, नाम क्या है ओ, नाम क्या है सी। ट्रायंगल का नाम है ए ओ सी। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए सी, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे त्रिभुज ओ ए सी में, ये देखिए आई और ये देखिए अल्फा और ये देखिए थीटा। तो आप बताएंगे कि बहिष्कोण अंतः दो कोणों के योग के बराबर है, मतलब दिस एंगल, यहाँ लिखिए बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल आई इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। गुड। फिर इसी तरह से इतना लिख दिया। अच्छा चलिए, इतना काम हो गया। अब मैं इसी के बाद दूसरे त्रिभुज में चलता हूँ। यहाँ पर काम हो गया ना, तब काहे के लिए लिखें। अब देखो दूसरा ट्रायंगल, समझ लोगे तुम लोग इसमें। देखिए ये देखो ए सी आई, उंगली रखिए ना मार्क अपने कॉपी में, उंगली पर रखिए तो समझ में आ जाए। ए सी आई क्या होगा, इन ट्रायंगल ए सी आई एक्सटीरियर एंगल ये है सर थीटा। देखो ये थीटा है, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। तो इसका मतलब त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में, ए सी आई में, ए सी आई इन ट्रायंगल ए सी आई कौन सा एंगल है एक्सटीरियर, थीटा इक्वल टू आर प्लस बीटा। परंतु सर आपने बोला था यहाँ आई आर चाहिए, तो आई निकाल ली, आर चाहिए, तो आर निकालने के लिए लो भैया इसको इधर ट्रांसफर कीजिए, तो थीटा माइनस बीटा आ गया, ये आई आर आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। चलिए तो पुट करते हैं, लो इसको आप लोग मिटाते हैं, मिटा लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, मैं यहीं पर मिटा देता हूँ। ये लो भाई, आई आर के प्लेस में वैल्यू पुट करो, तो यहाँ लिख देना आई आर का मान लिखने पर, तो लिख लीजिएगा, मैं वैल्यू लिखता हूँ। आई के बाद वैल्यू बोलिए, ओके। फिर क्या है म्यू, फिर आर की वैल्यू, क्लियर, मल्टीप्लाई करते बन जाएगा, यस सर, म्यू इंटू थीटा, म्यू इंटू बीटा, यहाँ पर अल्फा प्लस थीटा, थीटा को थीटा साइड कर दीजिए ना। अच्छा तो म्यू को ना उधर कर दीजिए। चलिए करते हैं जैसा कहते हैं आप लोग, क्यों ना थीटा को इधर ट्रांसफर करते हैं, थीटा को इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो ये इधर आएगा तो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, म्यू बीटा और ये प्लस अल्फा, ये इधर गया तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो म्यू थीटा माइनस थीटा।
कुछ कॉमन है, यस सर थीटा कॉमन है तो म्यू माइनस 1 और यहाँ क्या बचा, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ एज इट इज लिखा है। लेट कीजिए, देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट माने थे तो इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, सेकेंड। क्लियर है। अभी जो दोनों मान आ गए इनको हम निकाल लेते हैं यहाँ से ट्रायंगल से। क्लियर। चलिए यहाँ पर इरेज कर देते हैं। देखो भाई, हम लोगों ने एक बहुत छोटी सी क्लास में मैथमेटिक्स में फार्मूला पढ़ा था, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। तो यहाँ लिख दीजिए, चूंकि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। हिंदी इंग्लिश वाले थोड़ा बैलेंस कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले एंगल थीटा है, बीटा है और अल्फा है। एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। चलिए देखते हैं इसमें। देखो तो भाई सबसे पहले थीटा में देखें, ये थीटा दिख रहा है सबको, दिख रहा है। इस कोण के सामने देखो तो ये चाप दिख रहा है, आर्क दिख रहा है, नाम इसका ए पी। चाप को अंग्रेजी में आर्क बोलते हैं भाया, और त्रिज्या को रेडियस कहते हैं। तो लो थीटा की वैल्यू अब बताओ ना, आर्क हो गया ए पी, अपनी कॉपी में लिख लिए, रेडियस देखो पी सी, ठीक है। फिर बीटा की वैल्यू देखिए, बीटा की वैल्यू बोलिए, बीटा के सामने, अरे वाह, इसके सामने देखो तो ये भी आर्क है, क्या नाम है इसका बोलो, ए पी। अच्छा रेडियस देखिए यहाँ से पी आई या आई पी, पी आई लिख देते हैं, कोई दिक्कत नो। चलिए अल्फा के बारे में क्या कहते हैं, अल्फा, अरे अल्फा का भी चाप वही है ए पी, ठीक है। अच्छा रेडियस देखिए ओ पी है। क्लियर। तो आई थिंक आप लोगों से बन जाएगा, कुछ नहीं है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण देखिए उसके सामने का चाप ए पी है, और रेडियस ओ से पी की लेंथ, पी से सी की लेंथ, पी से आई की लेंथ। क्लियर है। ये पूरे मान समीकरण 2 में रख दीजिए। चलिए तो समीकरण 2 में मान रखने पर आप लोग लिखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड थीटा इन इक्वेशन सेकेंड। चलिए सेकेंड इक्वेशन ये लिखा है, मैं इसमें पुट कर देता हूं। म्यू थीटा की वैल्यू बोलिए, ए पी अपान पी आई। ओके, कैन यू डू? यस सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू देखिए ए पी अपान ओ पी, दिस विल बी इक्वल टू, क्या लिखा पढ़िए। फिर थीटा की वैल्यू देखिए क्या है, ए पी अपान पी सी। वंस अगेन बता देता हूँ, देखिए म्यू लिख दिया, बीटा, बीटा देखिए ए पी अपान पी आई प्लस अल्फा। अच्छा अल्फा की वैल्यू देखिए भैया ए पी अपान ओ पी, ए पी अपान ओ पी, म्यू माइनस 1 एच टी लिख दिया। थीटा, थीटा की वैल्यू देखिए ए पी अपान पी सी। क्लियर, लिख लिया। अब अच्छे से देखो तो दोनों साइड में ए पी कॉमन है, ए पी कॉमन लीजिए और दोनों साइड से लेकर के इसको कट कर दीजिए। कैन यू डू? यस सर, इतना छोटा सा मान तो हम लोग पुट कर सकते हैं। चलिए पुट करते हैं। ए पी को यहाँ से बाहर किया तो म्यू अपान पी आई, ये तो बाहर हो गया, 1 अपान ओ पी या पी ओ, दिस विल इक्वल टू म्यू माइनस 1, और यहाँ पर ए पी डिवाइड बाय पी सी, इतना लिख लिया। इसमें ए पी से ए पी को क्या कर दिए, क्या बचा, म्यू अपान पी आई प्लस 1 अपान ओ पी, दिस विल बी इक्वल टू म्यू बाय अपान पी सी। देखो बिल्कुल समय नहीं है, हमें एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, इसलिए टाइम नहीं है, इसलिए हम बहुत फास्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो वीडियो बनाते हैं बहुत दुनियादारी, हेलो बच्चों कैसे हो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। आप लोग इसको लिखिए, इसके बाद इक्वेशन क्या मान लीजिए बोलो, इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। थर्ड लिखने के बाद क्या लगाइए, चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन लगाइए, चिन्ह परिपाटी और आंसर पाइए। तो अंग्रेजी मीडियम वाले अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, हिंदी मीडियम वाले चिन्ह परिपाटी से लगाइए। ये देखो पी आई है, ओके, और क्या है ओ पी है, और क्या है पी सी है, ओके ओके। पी आई की वैल्यू देखिए, पी है, आई है, इमेज, इमेज को किससे मेजर करते हैं, भी से। आई थिंक आप समझ गए, भी से। प्लस में कि माइनस में, सर इस रे के डायरेक्शन में, इसलिए प्लस में। क्लियर, ओके। और जिनको नहीं मालूम तो भाई सिंपल सी बात है, मैथमेटिक्स जानते हैं ना, मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा मूल बिंदु, ओरिजिन, ओरिजिन के जो इस तरफ है राइट, ये आपके राइट हैंड में इधर पॉजिटिव होता है, इस साइड में नेगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है बाई वाला, बाई डैश वाला नेगेटिव होता है। ओपी के बारे में क्या करना है, ये अच्छा ये अपोजिट में है, निगेटिव हो गया, ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट को किससे लिखते हैं, यू से। ध्यान देना, यू और म्यू में कंफ्यूज ना होना, म्यू में ऐसे थोड़ी सी डंडी खींची है। पीसी, व्हाट इज पीसी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता
केंद्र से दूरी है अगर ध्रुव को तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अच्छा, आर प्लस में कि माइनस में? सर प्लस में, क्योंकि उस साइड में। अच्छा, ये दोनों वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए। तो लिख दिए समीकरण 3 में मान रखने पर, लिख दिए ना, मान रखने पर, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, म्यू पी आई भी प्लस 1/OP, म्यू नहीं है, यू है, इक्वल टू म्यू -1 डिवाइड बाई पी सी। पी सी इज व्हाट? आर। प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई क्या होता है? अच्छा, तो यहां पर लिख देते हैं, इरेज कर दीजिए हैं। चले, तो क्या मिला? कुछ नहीं, μ/v और -1/u और इक्वल टू μ-1 डिवाइड बाय r, यही तो मिला। यही है आपका क्या? उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। दिस इज व्हाट? रिफ्रैक्शन फार्मूला थ्रू व्हाट? कॉन्वेक्स लेंस। आई होप समझ गए। इस फार्मूले के बाद आप लोगों को बता दूं कि इसमें इसको इक्वेशन मान लिया, मान लो फोर्थ, यहाँ पर 2-3 कंडीशन है एनसीईआरटी के हिसाब से। इन्होंने कहा मान लेते हैं इस एयर को μ1 मान लेते हैं और इसको μ1 न मान के μ2 मान लेते हैं। तो कैन यू सॉल्व? देखो मेन पेपर में तो यही तक लिखना है, मैं ये बातें आपको सीबीएसई के हिसाब से अब बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक देखने के बाद। लेकिन ये सीबीएसई एमपी बोर्ड का सिलेबस सब बराबर हो गया भैया, आपको सबको समझना है। मान लीजिए पेपर में ये ना आके इस लेवल में आ जाए तो क्या करेंगे? तो देखिए क्या करेंगे। कुछ नहीं, हमने आपको यहाँ पर पीछे थोड़ा सा एक शब्द ध्यान दिलाते हैं, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 प्रकार के होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है? एक को कहते हैं, आपको बता दूं, निरपेक्ष अपवर्तनांक, इंग्लिश में सुनिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और दूसरा क्या होता है आपको बताऊं, सापेक्ष अपवर्तनांक, अंग्रेजी में बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा सर, दोनों में अंतर बताइए। सुनेंगे आप लोग, सुनना ध्यान से। जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें मस्ट है फर्स्ट मीडियम एयर या वैक्यूम, दूसरा मीडियम क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। तो जैसे इसका मतलब पहला एयर है और दूसरा ग्लास है, तो इसको क्या कहेंगे सीधा सीधा कि पहला मीडियम एयर है तो इसको पढ़ेंगे वाई के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। क्लियर? अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, डिवाइड बाई यहाँ लगाएंगे। लेकिन जब पहला माध्यम एयर हो, वाई हो, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ हम इसको म्यू जी लिख सकते हैं। एयर तो मालूम हो गया। अब ये भी अकेला है, ग्लास है, पहला तो एयर है, तो हम इसको भी लिखने की जरूरत नहीं समझते, सिर्फ क्या लिखते हैं? म्यू। तो यही म्यू लिखा है क्योंकि यहाँ ग्लास है। लेकिन पहला माध्यम ये कह रहा है कि म्यू 1 लिखना है, तो कोई बात नहीं, तब की कहानी में इसको हमें 1 लिखना पड़ेगा, इसको क्या लिखना पड़ेगा? 2। ये कहलाता है सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक में पहला माध्यम एयर हो, वैक्यूम हो या वाटर हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि एयर हो, तो उस दौरान फिर ये फार्मूला नहीं वैलिड होता। तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता? उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ता μ2/μ1। सुनाई दिया? 1 μ2। तो यानी सवाल हो जाए कि यदि पहला माध्यम आपका जल हो, दूसरा माध्यम कांच हो, तब के लिए उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन सूत्र ज्ञात कीजिए। फाइंड द रिफ्रैक्टिव फार्मूला। रिफ्रैक्टिव फार्मूला क्लियर है? तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन फार्मूला कहते हैं, रिफ्रैक्टिव फार्मूला नहीं। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं सर, यहाँ पर 1 μ2 लगा देंगे, यहाँ भी 1 2 लगा देंगे। कैन यू डू? यस सर। और इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे, कर लेंगे। देखिए करके दिखाते हैं हम, आप लोग समझिएगा। 1 μ2 को लिखेंगे μ2 डिवाइड बाय μ1 और डिवाइड में क्या है? v -1/u इक्वल टू, इसको यही सेम चीज क्या लिखा है? μ2/μ1 और आगे क्या लिखा है? ये देखो ना, माइनस और फिर डिवाइड में क्या? r। क्यों ना μ1 को दोनों साइड में गुणा कर दें, दोनों साइड में मल्टीप्लाइंग कर दें, मल्टीप्लाइंग μ1 ऑन बोथ साइड। जब μ1 का मल्टीप्लाई करो तो μ1 कैंसिल, क्या बचा? μ2 डिवाइड में क्या लिखा है बोलो? v। यहाँ पर μ1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो μ1 और डिवाइड में क्या? u। ये u है, μ1 है, कन्फ्यूज नहीं हो जाएगा। यहाँ μ1 कैंसिल, क्या बचा? μ2 माइनस यहाँ μ1 का मल्टीप्लाई। ओके, तो आई थिंक आप समझ गए। ये है दूसरा फार्मूला अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सीबीएसई के हिसाब से ऐसा फार्मूला पूछता है, रिफ्रैक्शन फार्मूला थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस, यानी ये सामान्य सूत्र हो गया। एक स्थिति और बता देते हैं, ठीक है। हालांकि कोई स्थिति पूछा नहीं जाता, पर कॉम्पिटिटिव के लिए पूछा जाता है कि अगर सर ये वस्तु इधर होती
तो क्या होता चलिए उसको भी देख लेते हैं। अगर वस्तु उधर होती तो इसका मतलब है अंदर, ये वस्तु इधर होती तो इसका मतलब है ग्लास और एयर ऐसे लिखने पड़ते। मेरी बात किसी ने समझा? ग्लास से प्रकाश वायु में जाएगा। तो यहाँ पर एक शब्द होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। बहुत सिंपल सा तरीका है, यदि प्रकाश जिस माध्यम से प्रवेश करता है यदि उसके माध्यम के मार्ग को लौटा दे तो प्रकाश उसी माध्यम से वापस लौट आता है। राइट है, इसे बोलते हैं क्या? रिफ्रैक्शन के द्वारा इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन। सब कुछ कहानी यहाँ पर मिक्सिंग हो गया। आप लोग समझिए, जब प्रकाश की किरण जिस माध्यम से प्रवेश करके दूसरे माध्यम में जा रही हो तो उस दौरान अगर उसके मार्ग को लौटा दिया जाए तो प्रकाश जिस मार्ग से गई है उसी मार्ग से लौट आती है। इससे प्रकाश का क्या बोलते हैं? बोलो, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। व्हेन द मीडियम पासिंग थ्रू अ लाइट रेज इज रिवर्स देन इट रिवर्स या रिट्रेस द सेम पाथ। क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम ये लिखेंगे, यहाँ प्रिंसिपल ऑफ फार्मूला होता है 1/a/μg। क्लियर? तो यहाँ पर हम इस फार्मूले को चेंज कर देंगे। तो ये कहोगे सर यहाँ पर ऐसा लिखना जरूरी नहीं है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ मेंशन करना जरूरी है। तो कैसे लिखेंगे? ये फार्मूला तो हो चुका, यानी यहाँ पर हमें फार्मूले को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? सीधा सीधा हमने अभी बोला था कि अगर पहला मीडियम एयर हो तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, तो 1/μ हो जाएगा। क्लियर? इस सूत्र में म्यू को म्यू न लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1/μ, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया? इनसाइड। और आगे क्या लिखा है? भी 1/u। यहाँ भी क्या लिखेंगे? 1/μ-1 डिवाइड बाय r। ये फार्मूला तब के लिए यूज कर रहे हैं जब वस्तु को हमने इसके अंदर रख रखा है। फिर म्यू का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड में। तो यहाँ म्यू का कैंसिल, म्यू कैंसिल 1 बचा, अपान में क्या लिखा? यहाँ म्यू का मल्टीप्लाई म्यू और डिवाइड में क्या लिखा है? यहाँ पे म्यू कैंसिल 1 और म्यू बन जा म्यू और डिवाइड में r। ये तब की कंडीशन है, ये फार्मूला तब सही है जब ऑब्जेक्ट कहाँ है? इस डेंसर मीडियम में। मैंने आपको तीनों फार्मूले बता दिए, ये वाला भी, इसके पहले भी, और 2 फार्मूले। आप इसको ध्यान रखिए, जो कोई भी डाउट्स हो बताइएगा। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए।